हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 मींस पार्ट 4 होगा, जिसमें हम अपने अनदर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ह्यूमन ब्रेन को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स वाला टॉपिक हमारा आज फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें तो वहां पे हमने ह्यूमन ब्रेन के टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा इसमें फोर ब्रेन, सेकंड है हमारा मिड ब्रेन, थर्ड है हमारा इसमें हाइंड ब्रेन। अब उसके बाद जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को हमने फर्दर डिवाइड करा था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट था हमारा सेरिब्रम, सेकंड था हमारा हाइपोथैलेमस और थर्ड था हमारा इसमें थैलेमस। देन हाइंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था हमारा इसमें सेरिबेलम, नेक्स्ट था पॉन्स और थर्ड था हमारे पास इसमें मेड्यूला ऑब्लिंगेटा या फिर मेडुला। तो ये थे हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। और उसके बाद फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स। इसी के साथ साथ हमने वहां पे देखा था कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें हमारे कितने लोब्स प्रेजेंट हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट हैं। और उन 4 लोब्स का नाम क्या था? फर्स्ट था हमारा फ्रंटल लोब, जो ब्रेन की फ्रंट साइड में प्रेजेंट था। सेकंड था हमारा पैराइटल लोब, जो फ्रंटल लोब के पीछे था। थर्ड था हमारा ऑसिपिटल लोब, जो ब्रेन में सबसे पीछे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। और ऑसिपिटल लोब के नीचे था हमारा टेम्पोरल लोब, जो स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट होता है। तो ये चारों लोब किसके अंदर प्रेजेंट थे? फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थे, जिनके अलग अलग फंक्शंस थे। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे एक चीज और पढ़ी थी कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या पाया जाता है? ब्रेनी कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोनी बॉक्स, सॉरी ब्रेनी बॉक्स। ब्रेनी बॉक्स या फिर क्रेनियम। अब ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसके ऊपर हमारी 3 मेनिंजेस यानी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें जो ब्रेन के पास होती है उसे बोलते हैं पिया मैटर। पिया मैटर के बाद आती है हमारी एराक्नोइड मैटर और एराक्नोइड मैटर के बाद प्रेजेंट होती है हमारी इसमें ड्यूरा मैटर। तो देखो ये तीनों मेनिंजेस क्या है, इन तीनों मेनिंजेस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फिल्ड होती है ये CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये हमारा एज अ कुशन की तरह वर्क करता है, जो ब्रेन को किसी भी तरीके की इंजरी से या शॉक से बचाएगा। अब ह्यूमन ब्रेन के साथ हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये टोटल 33 बोन्स से मिलके बनी है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी होता है और स्पाइनल मेनिंजेस भी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो भी इन द ड्यूरिंग इंजरी, इंजरी के दौरान या किसी भी तरीके के शॉक के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल प्रीवियस लेक्चर के मोटे मोटे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स। अब हम जो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, जो मतलब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में।
तो आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ये, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें, उसके लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल थे। एक था हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा इसमें एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा और ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा, यानी वहां पे हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, फिनिश। एंडोक्राइन सिस्टम में हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उन वो कौन सी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी पूरा जो हमारा आज का लेक्चर है वो हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स के ऊपर होने वाला है, उनसे होने वाली डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, देखो क्या बोला गया है इसमें, द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सिविरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी बॉडी के इनसाइड, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इस वजह से इनको क्या बोला गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला गया है। या फिर ये बोलें कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका सिक्रीशन बॉडी के इनसाइड होता है, इस वजह से इसे एंडोक्राइन बोला गया है। ये हमारी कैसी ग्लैंड होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब इनके पास डक्ट नहीं पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रोडक्ट होंगे, जो भी उसमें से सिक्रीशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगा। देन हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो किसको प्रोड्यूस करती है, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक तरीके का हमारा प्रोटीन है। हार्मोन असिस्ट द, जो हमारा हार्मोन है असिस्ट करता है नर्वस सिस्टम को, ताकि वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सके बॉडी में। नर्वस डू नॉट react to every nook and corner of the body and hence hormones are needed to affect control and coordination in those parts। ये बोला गया है कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें की जो नर्व्स हैं वो हर एक बॉडी कॉर्नर पर मूवमेंट नहीं करती हैं, किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं शो होता है। तो वहां पर हमारे हॉर्मोन्स क्या होती है, हॉर्मोन्स की नीड होती है। उस दौरान हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे उस पार्ट का, यानी हर जगह पे नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है वो शो नहीं होता, वहां पे हमें हॉर्मोन्स की नीड होती है। इस वजह से हॉर्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हाउ मोreover unlike nervous control hormonal control is somewhat slower। नर्वस कंट्रोल के कंपैरिजन में जो हमारा हार्मोनल कंट्रोलर होता है वो थोड़ा स्लोवर होता है। अब ये हो गई हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद। देखो एक चीज और, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलके बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में क्या रिलीज करती है, हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगी। ठीक है। अब देखो इसी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो भी ये सिक्रीशन है किसकी, हॉर्मोन्स की, वो डायरेक्ट किस में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। यहाँ पे किसी भी तरीके की डक्ट देखने को नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बारे में क्या बताया गया है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। ये हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी डक्टलेस ग्लैंड, इसकी बात की गई है एंडोक्राइन ग्लैंड की। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से ये बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और ये एक तरीके के हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। ये डायरेक्ट टारगेट करेंगे उस ऑर्गन को, उस टिश्यू को। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हॉर्मोन्स। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी के अंदर, किसकी हेल्प से? हॉर्मोन्स की हेल्प से। अब हम एक एक करके अपने हॉर्मोन्स के नाम को पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को देखेंगे और उनकी लोकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हार्मोन प्रेजेंट है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। अगर हम हाइपोथैलेमस की लोकेशन की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी जो टिल्टिंग है वो थोड़ी मिड ब्रेन की साइड होती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन मिड ब्रेन। अब दूसरी चीज, इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो हाइपोथैलेमस से जो हमारा हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँ हाइपोथैलेमस के, तो वो क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को करता है। जैसे हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ योर बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ बॉडी फंक्शंस हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन। सेकंड है हमारे पास इसमें स्लीप एंड वॉक साइकिल। थर्ड है फूड इनटेक। फोर्थ है हमारे पास थर्स्ट एंड मेमोरी। और फिफ्थ है हमारा इसमें इमोशनल बिहेवियर। तो ये सारे फंक्शंस हैं बॉडी के जो किसके थ्रू कंट्रोल आउट होते हैं? हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल आउट होते हैं। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। इसमें से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका क्या नाम है? रिलीजिंग हार्मोन। तो अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर करती हूँ, जो हाइपोथैलेमस है उसमें से जो ये रिलीजिंग हार्मोन है इसका मेन काम क्या है? देखो, हाइपोथैलेमस ने क्या करा? हाइपोथैलेमस, इसमें से क्या होगा? रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। इस रिलीजिंग हार्मोन की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो क्या कर सके? वर्क कर सके। यानी रिलीजिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या हो गया? स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। जैसे ही हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। यानी रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स
पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हॉर्मोन्स। तो ये हो गए हमारे किसके फंक्शन के बारे में बात, हाइपोथैलेमस के फंक्शन की, कि जैसे ही हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारी इसमें ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी हमने देखा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कब वर्क करेगा, जब हाइपोथैलेमस अपने अंदर से रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब जो हमारी पिट्यूटरी है इसमें हमारे टू टाइप्स की पिट्यूटरीज प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में टू पार्ट्स हैं, एक है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है हमारा इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन के बारे में बात करें तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी भी लोकेशन क्या है, मिड ब्रेन। साथ ही साथ अगर इसके हार्मोन के बारे में बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन का मेन काम क्या है, ये बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बॉडी के अंदर सिक्रेट होगा तो बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। अब इसमें दो कंडीशन है, अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है, यानी अगर जो हमारा ये ग्रोथ हार्मोन है अगर ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होगा यानी मोर सिक्रेटेड, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच, हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको हम बोलते हैं गिगैनिटिज्म, गिगैंटिज्म। मतलब इसमें जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे हम खली का एग्जांपल लेते हैं उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी यानी उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हुई है। ऐसे ही अगर ग्रोथ हार्मोन हमारा लेस सिक्रेट हो यानी कम अमाउंट में सिक्रेट होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन का क्या हुआ है, हाइपो सिक्रेशन हुआ है, कम अमाउंट में सिक्रेट हुआ है। और इसका एग्जाम्पल है ड्वार्फिज्म, यानी जो बौनापन होता है वो किसकी वजह से होता है, जब ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम अमाउंट में सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से बॉडी में क्या देखने को मिलती है, ड्वार्फिज्म देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें हमारे टू और हॉर्मोन्स हैं, एक है हमारा इसमें एफएसएच और एक है हमारा इसमें टीएसएच। अब हम एफएसएच और टीएसएच के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जो एफएसएच है, एफएसएच ये कौन सी ग्लैंड से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये क्या करेगा, ये हमारी जो बॉडी के अंदर फीमेल्स में जो ओव्यूलेशन होता है उस दौरान फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, यानी एफएसएच स्टिमुलेट्स द फॉलिकल्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उस दौरान हमें ओव्यूलेशन फेज भी देखने को मिलता है। तो उस ओव्यूलेशन फेज में जो भी फॉलिकल्स बनेंगे किसकी वजह से बनेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स की वजह से बनेंगे। और इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और हार्मोन हमारा प्रेजेंट होता है, वो है टीएसएच, जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या हो गई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, जैसे तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा था तो पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क कर रहा था। अब टीएसएच जो है वो कहाँ से रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, जिसकी वजह से यानी द फंक्शनिंग ऑफ स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसकी वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड अपनी फंक्शनिंग को करेगा, यानी जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से टीएसएच हार्मोन सिक्रेट होगा तो टीएसएच क्या करेगा, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अपने अंदर से हार्मोन को रिलीज करके बॉडी के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। देखो अभी हमने देखा जो टीएसएच है वो क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। तो जो अब हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो थायराइड ग्लैंड है उसको वो प्रेजेंट कहाँ होगी, उसकी लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसकी लोकेशन है, थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो नेक रीजन पे पाया जाता है, जिसे हम नेक या फिर थ्रोट रीजन बोलते हैं। अब ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो थोड़ा बटरफ्लाई शेप का होता है, लाइक दिस। ये कौन सी ग्लैंड हो गई हमारी, थायराइड ग्लैंड हो गई। अब इस थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास 4 सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी इसके अंदर पैरा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है इसमें का जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन, यानी थायराइड ग्लैंड अपने अंदर से सिक्रीट करेगा कौन से हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको हम T3 हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, ये रेगुलेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन को, यानी कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म हो गए उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, थायरोक्सिन हार्मोन का। साथ ही साथ अगर थायराइड ग्लैंड हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, बॉडी को आयोडीन की, यानी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन इज इम्पोर्टेंट। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आयोडीन इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी, मींस
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अगर होता है बॉडी में, तो उस कंडीशन पे हमारी बॉडी में एक बीमारी देखने को मिलती है। वो कैसे होगी? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड इज enlarged और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। तो गॉइटर की कंडीशन में क्या होगा? बॉडी के अंदर आयोडीन का अमाउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, और उसकी इनलार्ज होने की वजह से उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर। और हिंदी में उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? घेंघा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, हमारा जो आयोडाइज सॉल्ट है वो जरूरी है, क्यों? क्योंकि आयोडीन मिनरल इज असेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। जो हमारा आयोडीन एक मिनरल है वो बहुत ज्यादा असेंशियल पार्ट है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट एज इन टर्न इट इज असेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड as its control carbohydrate, proteins and fat metabolism for best balance of growth deficiency of iodine might cause diseases called goiter। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर बॉडी के अंदर जो हमारा आयोडीन का अमाउंट है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, उसकी वजह से जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क करेगी, यानी थायरोक्सिन हार्मोन असेंशियली अच्छे तरीके से निकलेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो भी ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट फैट और मिनरल्स विटामिन का, वो अच्छे से होगा, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो उस दौरान थायराइड ग्लैंड के अंदर हमें एक डिजीज देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉइटर। तो ऐसी कोई भी डिजीज ना हो, इस वजह से हमें आयोडीन रिच फूड को यूज करना चाहिए ताकि थायरोक्सिन ग्लैंड हमारा प्रॉपर वर्क करे और थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से सीक्रेट हो, और ताकि हमारे बॉडी के अंदर के सारे मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस रहे। इस वजह से जो आयोडीन सॉल्ट है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का। ऐसे ही हम और क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। देखो थायराइड ग्लैंड में हमने देखा था कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास टू और टू टोटल फोर ग्लैंड्स और प्रेजेंट थी। वो कौन सी थी? पैराथायराइड ग्लैंड। अब अगर हम यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें, पैराथायराइड ग्लैंड लोकेशन प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है। दूसरा, अगर हम इसमें हार्मोन के बारे में बात करें, तो पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है पैराथ हार्मोन। ये पैराथ हार्मोन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को हमारे ब्लड के अंदर। कंट्रोल कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल्स इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? हमारा पैराथायराइड ग्लैंड से निकला पैराथ हार्मोन। अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है यहाँ पे एक थाइमस ग्लैंड।
जो थाइमस ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। थाइमोसिन हार्मोन। अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है इसका काम क्या है? ये फंक्शन करेगा, इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका मेन काम है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी ये हमारा एक तरीके का टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है। जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनको मैच्योर करने का काम किसका है? थाइमोसिन हार्मोन का, जो थाइमस ग्लैंड से निकलेगी। अब मैच्योरेशन करने से होगा क्या? इससे हमारी बॉडी को हेल्प मिलेगी, हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड दोनों के फंक्शंस और यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो अब हमारा ग्लैंड है वो है पेनक्रियास। अब हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियास। अगर हम पेनक्रियास ग्लैंड की लोकेशन के बाद डिस्कस करें, जो हमारा पेनक्रियास की लोकेशन है वो क्या होगी? बिलो द स्टमक, यानी स्टमक के नीचे हमारा पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। जो पेनक्रियास है उसको हम डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, और इसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये इनको इसको जो हमारा पेनक्रियास है इसको इतने नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? रीजन ये है कि पेनक्रियास हमारा एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करता है और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती है जो अपने अंदर से एंजाइम रिलीज करे, और एंडोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो अपने अंदर से हार्मोन को रिलीज करे। लेकिन जो हमारी पेनक्रियास है वो ऐसी ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करेगी। एक्सोक्राइन के बेसिस में जैसे हमारा लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे क्या थे? एंजाइम थे, जो हमने किसमें पढ़े थे? लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। तो वहां पे उसने एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव किया। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में भी ये हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, यानी ये डबल बिहेवियर शो करती है। इस वजह से पैनक्रियास को हम डुअल ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेटेरोक्लाइन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब जो पेनक्रियास है इसमें से हमारे दो हॉर्मोन्स निकलेंगे। एक होता है हमारा इसमें ग्लूकागन और दूसरा होता है हमारा इसमें इंसुलिन। जो हमारा पेनक्रियास है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहन्स प्रेजेंट होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहन्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? पेनक्रियास के अंदर। और इसकी वजह से पेनक्रियास में देखो, जो आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहन्स है वो दो तरीके के सेल से मिलके बना है। एक है हमारा इसमें अल्फा सेल्स और दूसरा है हमारा इसमें बीटा सेल्स। अब ये अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स दो टाइप के सेल्स हैं। तो जो हमारा अल्फा सेल है वो सिक्रीट करता है किसको? ग्लूकागन को। ग्लूकागन। अब ये जो ग्लूकागन को सिक्रीट कर रहा है इसका काम क्या है? ये बॉडी के अंदर ब्लड लेवल को इंक्रीज करेगा, यानी इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड
ग्लूकोज यानी शुगर को किसके अंदर? ब्लड के अंदर। वहीं जो हमारा बीटा सेल है वो सिक्रीट करता है कौन से हार्मोन को? इंसुलिन को। अब ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन करता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल इन द ब्लड। यानी एक जो हैगा ग्लूकागन वो ब्लड के अंदर इंक्रीज कर रहा है शुगर के लेवल को, और जो हमारा इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो गई कि जो हमारा पेनक्रियाज है उसका मेन काम क्या है? वो रिड्यूस एंड रेगुलेट करता है ब्लड शुगर के लेवल को। रिड्यूस भी करेगा, कम भी करेगा, और साथ ही साथ रेगुलेट भी करेगा किसको? ब्लड शुगर लेवल को। अब हमारे पास 2 टाइप के प्रेजेंट है इसमें, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अब हम ये देखते हैं अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ये हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन कैसे होता है, किस तरीके से इसका फीडबैक है बॉडी के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, इससे पहले हम पहले डायबिटीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला गया है डायबिटीज में? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन secreted by pancreas that is responsible to lower control the blood sugar level। ये बोला गया है डायबिटीज किसकी वजह से होता है? जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो हमारे पेनक्रियाज से निकल रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कम करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है, पेशेंट्स हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। जो पेशेंट होते हैं उसको ऑल्टरनेटिवली टाइम्स पे इंसुलिन के इंजेक्शंस लिए जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है ताकि उनके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल क्या रहे? मेंटेन रहे। अब देखो, अगर हम इसके फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या है? अ टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इन विच द लेवल ऑफ वन सब्सटेंस इन बॉडी इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ अनदर। यहाँ पे ये बोला गया है फीडबैक मैकेनिज्म में ये बॉडी के अंदर होता है जिससे ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो सेल्फ रेगुलेट होता है। अगर एक सब्सटेंस बढ़ रहा है तो दूसरा सब्सटेंस घटेगा ताकि वो चीजें क्या रहे? मेंटेन रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर लेवल इन द ब्लड राइसेस, फॉर एग्जाम्पल जो शुगर का लेवल है ब्लड के अंदर क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब जैसे हमारा शुगर का लेवल बढ़ेगा तो वो किसके थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा? डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास की सेल्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा कि हाँ शुगर का लेवल अब बढ़ गया। जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में कौन सा हार्मोन निकलेगा? देखो, ग्लूकागन का काम था शुगर को बढ़ाना और इंसुलिन का काम था शुगर को कम करना। अब अगर बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर बढ़ रहा है तो हमें कौन सा इंसुलिन देखने को मिलेगा? जो कौन सा हार्मोन देखने को मिलेगा? इंसुलिन। तो पेनक्रियास क्या करना शुरू कर देगा? सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा इंसुलिन को, और जैसे ही पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा ब्लड का शुगर कम होने लगेगा। अब मान लो ब्लड का शुगर बहुत ही ज्यादा कम हो गया, यानी ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, यानी जो ब्लड का लेवल है वो क्या हो गया? कम हो गया। उस दौरान क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रेट होना बंद हो जाएगा। स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। अब अगर इंसुलिन सिक्रेट होना बंद हो गया तो उस दौरान क्या होगा? यहाँ पे हमारा ये जो
फीडबैक है वो वहां पे स्टॉप होगा और दोबारा किसके पास जाएगा, दोबारा से पेनक्रियाज हमारा डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करते ही क्या होगा, वहां से अब हमारा ग्लूकागन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होगा ताकि जो बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। तो इस तरीके से हमारा फीडबैक मैकेनिज्म डायबिटीज के वो फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के अंदर वर्क करता है कि अगर शुगर का लेवल बढ़ गया तो पेनक्रियाज उसे डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करते ही इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा ताकि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कम हो सके। और अगर ब्लड का शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है तो ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म रुकेगा और पेनक्रियाज दोबारा से डिटेक्ट करेगा और कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा, ग्लूकागन को रिलीज करेगा। तो इसी तरीके से ग्लूकागन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, तो इसी से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है। टोटल हम कितनी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, 6। सेवेंथ ग्लैंड है हमारी इसमें एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, तो देखो एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम लोकेशन के बारे में डिस्कस करें तो जो एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन होती है वो अबव द किडनी होती है, यानी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, अबव बोथ किडनीज। फॉर एग्जाम्पल मानो ये हमारी किडनी है, तो इस किडनी के ऊपर ये जो टोपी सी प्रेजेंट है, यही टोपी क्या है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। अब इसमें से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, ये रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। दूसरी चीज ये कब रिलीज होगा, इन पैनिक सिचुएशन और इमरजेंसी। जैसे ही इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आती है या कोई पैनिक सिचुएशन आती है, उस कंडीशन में हमारा एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर काफी तरीके की चेंजेस देखने को मिलेंगे। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, स्वेटिंग होने लगेगी। यानी जो एड्रिनलिन है उसका मेन काम क्या हो गया, रेगुलेशन, यानी इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। तो जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करा इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन में, तो उस दौरान हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये सब क्या करने लगेंगे, इंक्रीज करने लगेंगे। अब इस कंडीशन में देखो होता क्या है, अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट स्किप किया था, ये है हमारे एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट। इसमें क्या बोला गया है, इन केस ऑफ इन केस ऑफ फ्लाइट और फाइट रिएक्शन टू एन इमरजेंसी सिचुएशन, भागने वाली जो रिएक्शन होती है, मतलब बस एकदम से फाइट हुई और उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लाइट लेना है, मतलब तेजी से दुर्घटना घटी और वहां से भागने वाले में कंडीशन में जो हमारा इमरजेंसी सिचुएशन होता है, उस दौरान जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन को, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट और अदर टिश्यूज है उनकी बीट वगैरह, उनका वर्क रेट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जो
मसल्स होंगी, उन्हें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होगा क्योंकि भागेंगे हमारी मसल्स थकेंगे, उसको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड टू सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन जो होगा मतलब ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम पे और जो स्किन पे जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा एंड डाइवर्जन ऑफ ब्लड टू स्केलेटल मसल्स इंक्रीजिंग इन ब्रीथिंग रेट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ही फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन होगी यानी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो एड्रेनलिन ग्लैंड अपने अंदर से एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करेगा किसके अंदर ब्लड के अंदर देन जो हमारे टिश्यूज हो गए और हार्ट बीट्स वगैरह इंक्रीज हो जाएगी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जो ब्रीथिंग रेट है वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो जो हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड है वो कौन सी सिचुएशन में वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन में। नेक्स्ट हमारे पास एट्थ ग्लैंड है उसका क्या नाम है वो है हमारे गोनाड्स। गोनाड्स कौन से ऑर्गन्स को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं गोनाड्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे गोनाड्स बोलेंगे। तो अब देखो होता क्या है जो गोनाड्स है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी प्रेजेंट है। तो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो गोनाड्स होते हैं वो हो गए हमारे टेस्टिस पेयर ऑफ टेस्टिस। इसी तरीके से जो फीमेल्स हैं उनमें भी गोनाड्स प्रेजेंट होंगे जो क्या है पेयर ऑफ ओवरीज। अब जो हमारा टेस्टिस है वो क्या रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन जिसकी मदद से बॉडी के अंदर क्या आएंगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलप ब्रेस्ट में हेयर्स आना प्यूबिक रीजन जेनाइटल रीजन पे ये जो प्यूबर्टी के दौरान जो भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये साथ साथ ये क्या करेगा स्पर्म को मैच्योरेशन का भी काम करेगा कौन टेस्टोस्टेरोन जो किससे रिलीज हुआ है टेस्टिस से। ऐसे ही ओवरीज क्या रिलीज करेगी दो तरीके के हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है हमारा प्रोजेस्टोस्टेरोन। जो हमारा एस्ट्रोजन है वो मेंस्ट्रुएशन के लिए होता है और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज आउट होगा। तो यानी गोनाड्स किसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या सेक्स ऑर्गन्स को। और ये अगर हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करें देखो यहाँ में हमने हॉर्मोन्स तो पढ़ लिया लेकिन लोकेशंस नहीं पढ़ी तो जो लोकेशन होगी गोनाड्स की वो क्या होगी जेनाइटल एरिया या फिर लोअर लोअर एब्डोमेन एरिया। जेनाइटल एरिया यानी जेनिटल जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम जेनाइटल एरिया बोलते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये हमारे एब्डोमेन रीजन के नीचे वाले एरिया में प्रेजेंट होंगे। तो गोनाड्स में टोटल कितने तरह के हॉर्मोन्स निकल रहे हैं फीमेल्स में निकल रहा है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेल्स में निकल रहा है हमारा टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ जो हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ये हमारी फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे वॉइस का चेंज होना ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना ये सारे जो चेंजेस हैं वो किसके अंदर फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश। अगर हम आज के लेक्चर के बारे में डिस्कस करें, तो आज के लेक्चर में हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा है? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है। इस एंडोक्राइन सिस्टम में हमने काफी तरीके की ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। जिसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो वो कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी किसी एक ग्लैंड की वजह से काम कर रही है। तो जो हमारा मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, जब वो अपने अंदर से रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो उससे उसकी वजह से कौन रेगुलेट करना स्टार्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास 3 तरह के हार्मोन थे। एक था ग्रोथ हार्मोन, दूसरा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा था टीएसएच। ग्रोथ में भी हमारे पास 2 थे। एक था गिगैंटिज्म का केस, जिसमें खली वाली हाइट हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा था। और दूसरा था हमारा इसमें ड्वार्फिज्म वाला केस, जिसमें ग्रोथ हार्मोन क्या हो जा रहा था? कम। सेकंड हमारे पास आ रहा था थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है, वो किस ग्लैंड की टीएसएच हार्मोन की वजह से रेगुलेट होता है। जिसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसको हम T3 हार्मोन भी बोलते हैं। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाएगी? गॉइटर। थायराइड ग्लैंड में हमारा पैराथायराइड भी प्रेजेंट होता है, जो अपने अंदर से पैराथ हार्मोन को रिलीज करता है। और इस पैराथ हार्मोन की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। थर्ड था हमारे पास इसमें थाइमस ग्लैंड, जो टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर कर रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ अपने पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास में क्या थी? 2 तरीके के हॉर्मोन्स थे। एक था हमारा ग्लूकागन और दूसरा था हमारा इसमें इंसुलिन। ग्लूकागन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन शुगर के लेवल को घटाता है। इस वजह से इसमें हमारा एक मैकेनिज्म चलता है, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। देन फिफ्थ था हमारे पास इसमें एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में क्या था कि अपने अंदर से कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है, जो सिर्फ और सिर्फ पैनिक या इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है। और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ये सब इंक्रीज हो जाते हैं। एंड लास्ट हमने पढ़ा गोनाड्स के बारे में, जिसमें मेल के अंदर प्रेजेंट था टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में प्रेजेंट था हमारा प्रोजेस्टेरोन और साथ ही साथ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर होता है हमारा ओवरऑल आज एंडोक्राइन सिस्टम फिनिश, जिसमें हमने सभी हॉर्मोन्स के बारे में बात की, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर, जिसमें हम प्लांट्स किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्या उनके अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन के बारे में।